हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं लोहानी लर्निंग्स। आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर कोएफिशिएंट and these are real numbers। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे साथ में एक कंडीशन भी है कि ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो अगर 0 हो गए तो फिर इक्वेशन हो जाएगा सी इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0, तो लीनियर इक्वेशन रहा ही नहीं। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, जो हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, इसी वर्ड को और भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म था लीनियर इक्वेशन का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अ पेयर ऑफ वैल्यू वन फॉर एक्स एंड अदर फॉर वाई विच मेक्स एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ वैल्यू होगा, पेयर ऑफ वैल्यू वन फॉर एक्स and other for y which makes LHS equals to RHS। दैट मीन्स कि हमने जो इक्वेशन आपको बताया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर हमारा ये RHS है और ये RHS अगर 0 है तो हमें x और y का ऐसे वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे जब मैं पुट करूँ इस इक्वेशन में x एंड y का वैल्यू तो वो 0 हो जाए। ठीक है, तब हमारा LHS और RHS क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें x और y का जो पेयर ऑफ वैल्यू है यही हमारा क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर जियोमेट्रिकली देखा जाए तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन तो ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि पेयर ऑफ वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई विच lie on the line drawn। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन होगा, लेट सपोज कि मैं बोलूँ, एक एग्जांपल बताऊँ कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो solution of linear equation in two variables means that the point x comma y lie on the line representing the equation ax plus by plus c equals to 0। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट करता हुआ लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसे कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे a1, b1, c1 and a2, b2, c2
ये सारे जो हैं वो रियल नंबर हैं। और इसे मैं ये भी बोल सकता हूँ कंडीशन में कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। मतलब अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैं बात करूंगा तो हमारा जो जनरल फॉर्म होगा इक्वेशन का वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का कुछ एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो ये देखता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो है 2 इक्वेशन हुआ। अब ये 2 इक्वेशन जो है वो कुछ हमें इस तरीके से दिख रहा है कि ये पेयर में है। ठीक है, अब ये पेयर में है। कुछ और भी एग्जाम्पल देखूं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल का बात करूं तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, 5x इक्वल्स टू वाई माइनस 7x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये सारे हमारे जो हैं वो क्या हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ जियोमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या फिर लीनियर इक्वेशन है उसे मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आप क्लास 9 में पढ़े थे कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करते थे, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते थे और y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते थे, और x का वैल्यू आप खुद से चूज करते थे और y का वैल्यू जो है हम इक्वेशन में डालकर निकालते थे, और इस तरीके से हमें x और y का कोऑर्डिनेट मिल जाता था। और उस कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए हम लोग क्या करते थे, एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करते थे। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, बट वहाँ पे सिंगल इक्वेशन होता था और यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो हम दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो दो लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन है, अब उसमें क्या क्या केसेज बन सकते हैं, क्या क्या चांसेज हो सकते हैं। तो पहला जो केस बनता है, ठीक है, लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, ऐसा केसेज बन सकता है कि दो लाइन जो है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। लेटर सपोज कि मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो दो लाइन है वो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन। ठीक, सेकंड में बात करूं तो लाइंस नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई दो लाइन ऐसा हो जो कि आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, तो ये दो लाइंस जो हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये तो सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि लाइंस आर कोइंसिडेंस। अब दो लाइन जो हैं एक के ऊपर एक हो सकते हैं, तब मैं इसे क्या बोलूँगा, कोइंसिडेंट लाइन। अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन है तो मैं अगर इसी लाइन के ऊपर दूसरे लाइन को ओवरलैप कर दूं, ठीक है, तो ये हो सकता है, इसे बोलेंगे कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ ग्राफिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाए, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं लेता हूँ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अब इसके लिए क्या है, हमें अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ
कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, जैसे मैं बाई इक्वेशन 1 क्या कर लेता हूँ, x इक्वल्स टू 2i लिख लेता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 से हुआ। अब एक टेबल बनाऊंगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है, और यहाँ से मैं y इक्वल्स टू लिख सकता हूँ x अपॉन 2। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ x y, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। अब मैं x का वैल्यू 0 रखूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिला, मतलब x और y का 2 वैल्यू मिला। ठीक है, वो क्या क्या मिला, 0,0 एंड 2,1। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाऊंगा x एंड y, और यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 रखूँगा तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा x को मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 20/4 दैट इज़ 5। अच्छा, सेकंड में क्या करता हूँ, मैं x के जगह पे 4 पुट करता हूँ। ठीक है, x के जगह पे 4 पुट करता हूँ तो 20 माइनस 12 8/4, तो 8/4 कितना हो जाएगा, 2। तो हमने क्या करा कि x के जगह पे 4 रखा और तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से इसके भी 2 पॉइंट्स मिल गए, 0,5 एंड 4,2। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट्स मिले, अच्छा ये हमें पता है किसी भी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए दोनों इक्वेशन के, तो मैं क्या करूँगा, एक कॉमन ग्राफ पे प्लॉट करूँगा दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, पहले मैं एक्सिस बना ले रहा हूँ। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं इसके बारे में। इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पॉइंट्स क्या थे, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था x इक्वल्स टू 2y जो था वो था 0,0 एंड 2,1। मैं पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए ड्रॉ करता हूँ, 0,0 दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया, और सेकंड क्या था 2,1, तो 2,1 का मतलब हो गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट मिला। अब मैं ये दोनों पॉइंट को मिला दूंगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये रफ स्केच है, एक्चुअली मैं स्केलिंग करते हुए नहीं कर रहा हूँ, इसे जस्ट एक रफ स्केच दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अच्छा, अब मैं जो सेकंड इक्वेशन था और सेकंड इक्वेशन से जो हमें मिला था 0,5 एंड 4,2, 0,5 दैट मीन्स ये पॉइंट एंड 4,2, 4,2 का मतलब क्या हो गया, ये y एक्सिस पे 2 हमारा और ये x एक्सिस पे ये, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा रफली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, और ये जो इक्वेशन है इसका इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, 3x
प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या फिर ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन में लीनियर इक्वेशन में क्या क्या हम लोग देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब जब हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉलो करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, तो हमें क्या क्या दिखता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट का कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये कब ऐसा केस बनेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वो एक ही केस बनता है कि जब दो लाइंस पैरेलल हो जाएं। अगर ये हमारे दो लाइंस हैं और दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। और जब ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नो सॉल्यूशन होगा। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये हैज ए सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन है, तो कब कब कौन से ऐसे केसेज हो सकते हैं जिसमें सॉल्यूशंस होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो दो केसेज हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि वो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तब इसमें हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा दो लाइंस का, और जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्या हो सकता है कि ये दो लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट हो, ठीक है। दो लाइन कैसे हो, कोइंसिडेंट हो। मतलब कोइंसिडेंट करने का मतलब क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई करे तब उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों यूनिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, और ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सिंगल पॉइंट नहीं है, ये कंप्लीटली वन लाइन सेकंड लाइन पे क्या कर रहा है, ओवरलैप किया है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे इस लाइन पे, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, तो इसे बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, तो अगर किसी लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन होता है तब उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पेयर ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लाइंस, इसके बारे में कि इक्विवेलेंट टू ईच अदर, इसके जो ये होंगे इक्वेशंस होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। और
सेकंड क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एक्सप्रेशन देकर इक्वेशन देकर बताता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो ये जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 2 में देखा जाए तो LHS और RHS पे दोनों में क्या है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ, 2 टाइम्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, तो यह हमारा 2 से 9 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। ठीक, अब अगर गौर से देखें तो ये लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन से मैच कर रहा है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि दोनों लाइन क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। और जब दोनों लाइन इक्विवेलेंट हैं तो दोनों एग्जैक्टली सेम लाइंस हैं। अगर मोर और लेस मैं बोलूँ तो दोनों क्या हैं, एक ही लाइन है। इसीलिए तो यही तो रीजन है कि दो लाइंस जो है एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में ही क्या हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो इस तरीके के इक्वेशन जहाँ भी दिखेंगे आपको, वहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लाई करेगा और ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होंगे, ऑलवेज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मैंने किसे बताया, द पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैव अ सॉल्यूशन, जिसके पास एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तब ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बिहेवियर ऑफ लाइंस देखते हैं। अब लाइंस का बिहेवियर क्या हो सकता है, ये ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस करा कि लाइंस के बिहेवियर 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो ये कि ये इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, और जब सिंगल पॉइंट पे करेगा तो मैंने बताया कि जब सिंगल पॉइंट हो तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसे क्या क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर। जब भी एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम इसे कंसिस्टेंट पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो अभी इस एग्जाम्पल को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्रीवियस पेजेज में हमने देखा था। हाँ, ये तो इसके जो इक्वेशंस थे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, ये जो है यहाँ पे एक सिंगल सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कंसिस्टेंट पेयर, क्योंकि इनमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो हमारे क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे। तो पहला केस ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, मे बी पैरेलल। अब दो लाइन हो सकता है कि पैरेलल हो। ठीक है, एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। अब ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो सकता है। ठीक है, तो पैरेलल के केस में यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट्स। और जब पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर उसमें सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। सॉल्यूशन नहीं बनेंगे तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, नो सॉल्यूशन।
तो हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल लाइंस के केस में हमें नो सॉल्यूशंस मिलता है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल देकर इसको समझाना चाहूँ तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारे पैरेलल इक्वेशंस हैं। अब एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पहले बात कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। थर्ड, तीसरा क्या हो सकता है, मे बी कोइंसिडेंट, मे बी कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट। तो दो लाइन, अभी हमने बताया था कि दो लाइन क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है, मतलब वन लाइन विल ओवरलैप द अदर लाइन, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस को कोइंसिडेंट बोलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इनके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, ये इनफाइनाइटली कैसे, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स और मिलियंस और बिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए क्या बोले जाएंगे, सॉल्यूशन बोले जाएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों पेयर जो हैं, आप देखिएगा कि यहाँ पे टू का जस्ट डबल है, 2 टाइम्स है इस इक्वेशन का, मतलब दोनों इक्विवेलेंट लाइन्स है। तो इक्विवेलेंट है तो सेम लाइन होगा, इक्वेशन जो है दोनों का सेम हो जाएंगे। तो ये इक्विवेलेंट लाइन्स जो हैं वो डिपेंडेंट पेयर हैं और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये भी जो है एक केस है किसका, कंसिस्टेंट पेयर का। एग्जाम्पल किसका है, कंसिस्टेंट पेयर, पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से 3 वेराइटी हो सकते हैं 2 लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस के लिए हम 3 केसेस देख सकते हैं, या तो वो कोइंसिडेंट होंगे, या तो वो पैरेलल होंगे, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है। और हमें साथ में ये भी याद रखना है कि अगर कोई लाइंस इंटरसेक्टिंग होगा तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर वो पैरेलल होगा तो उसमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर वो कोइंसिडेंट हुआ तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब बात क्या है, एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर मैं किसी पेयर ऑफ इक्वेशन को देखकर कैसे समझ पाऊंगा कि ये पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। कुछ तो कंडीशन होना चाहिए, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। आप तो एग्जांपल बता दिए कि ये पैरेलल लाइंस है, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन मैं कैसे पता करूँगा, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। मैं बात करता हूँ लाइंस के बारे में सबसे पहले। तो लाइंस, हमारा पेयर ऑफ लाइंस अगर मैं कंसीडर करूँ तो क्या लिखूँगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं करूँगा कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, रेशियो का। किसका रेशियो, तो कोफिशिएंट्स के रेशियो। कोफिशिएंट्स के रेशियो क्या होते हैं, मैं अभी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो अगर मैं x के कोफिशिएंट का रेशियो देखूँ a1 अपॉन a2, ठीक है, y के कोफिशिएंट का रेशियो देखूँ मतलब b1 अपॉन b2, और कांस्टेंट कोफिशिएंट का रेशियो देखूँ तो c1 अपॉन c2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके रेशियो के उनको कंपेयर करके मैं ये एनालाइज कर सकता हूँ कि ये लाइन का टाइप क्या है, वैरायटी क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो अगर a1 बाई a2 का रेशियो नॉट इक्वल्स टू है b1 बाई b2 का रेशियो, तो ग्राफिकली मैं इसको बोल सकता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोल सकता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन।
और यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इसका रेशियो कंपेयर करूँ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों रेशियो इक्वल हैं। इसका मतलब वो क्या है, ग्राफिकली अगर बोलूँ तो कोइंसिडेंस लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। अगर मैं बोलूँ देखूँ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इसका मतलब हो गया पैरेलल लाइंस हैं। और अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो उसका क्या होगा, अलजेब्राइकली नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस मिलते हैं लीनियर इक्वेशन के, तो आप उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो लेकर आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब x का कोफिशिएंट अगर a है, A1/A2 और B1/B2 C1/C2 को चेक कर सकते हैं कि उसका रेशियो कैसा है। अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि वो जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वो जो पेयर ऑफ लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर वो A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो से और C1/C2 के रेशियो से तीनों इक्वल आ जाए, तब हम क्या इंटरप्रेट करेंगे कि वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं और उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि वो पैरेलल लाइंस हैं और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन जो है डिपेंडेंट पेयर है, और कौन से इक्वेशंस के कौन से पेयर ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, कौन से पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और कौन से इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न करके रख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। अभी तक हम लोग देख रहे थे ग्राफिकल मेथड, अब देखते हैं अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें अलजेब्राइकली जो है यहाँ पे 3 मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड जो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, थर्ड जो हमारा मेथड है वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, फिर ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। मैं हर एक मेथड को 1 बाय 1 सॉल्यूशन से बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि इसे यूज कैसे करना है और कहाँ यूज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ और उसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लाइंस को कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। पहला एग्जांपल है 7x - 15y इक्वल्स टू 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है x + 2y इक्वल्स टू 3। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 1 और इसको 2 मान लिया। ठीक है, अब मैं बाई इक्वेशन 2 x को मैं लिख सकता हूँ 3 - 2y। ठीक है, अब ये x का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 7 × 3 - 2y - 15y इक्वल्स टू 2। 7 3 जा 21 - 7 2 जा 14y - 15y इक्वल्स टू 2। अब 2 को लेफ्ट में लेके चला आता हूँ तो 21 - 2 19, और -14 और -15 को राइट में लेके चला जाता हूँ तो 29y।
दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या आ गया 19/29। ठीक है, तो एक तो हमारा y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अच्छा, सेकंड क्या है, हमने x को ये करके रखा था, तो यहाँ पे मैं बस क्या करूँगा, y हमें पता चल गया है तो मैं y का वैल्यू को पुट कर दूंगा 3 माइनस 2 इंटू 19/29। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 29 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 29, जो कि आ जाएगा हमारा 49/29। तो इस तरीके से हमारा x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 19/29, 49/29। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब वैल्यू को, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब वन इक्वेशन से वन वेरिएबल को सेपरेट करके उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और उसके बाद वो सेकंड इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। और सिंगल वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, जो हम लोग क्लास 8 से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या है, इसे भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल से लेकर देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हमने दो पेयर ऑफ इक्वेशन लिया, इसको मान लिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस 3y है। एक काम करता हूँ मैं कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। अब क्या है कि हम लोग बचपन से क्लास 6 से अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन के LHS और RHS में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई किया है और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया LHS में भी और RHS में भी। बट सेकंड इक्वेशन को एज इट इज मैंने रहने दिया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों जो इक्वेशन आए उसको ऐड कर दूंगा, तो 3x प्लस 2x 5x, 3y माइनस 3y, तो 3y माइनस 3y तो 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 15 प्लस 4 19, तो ये हमारा 19 आ गया, तो x इक्वल्स टू हो गया 19/5, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब x के वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में डालकर y निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये x नोन हो गया है, तो मैं बाई इक्वेशन 1 कर लेता हूँ। तो बाई 1 क्या हो जाएगा 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स कि y विल कम आउट टू बी 5 माइनस 19/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 25 माइनस 19 अपॉन 5, दैट विल कम आउट टू इट 25 माइनस 19 6/5। तो हमारा y का वैल्यू हो गया 6/5। इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ कि टर्म को, एक स्पेसिफिक टर्म को बैलेंस कर दे रहा हूँ और उसे या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, y को एलिमिनेट कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3y और माइनस 3y मिल गया मुझे टर्म, और मैंने उसे सिंपली ऐड कर दिया तो वो एलिमिनेट हो गया। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी बैलेंस होने के बाद। अगर दो टर्म सेम आ रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करके उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उसे सेम टर्म ला सकते हैं और उस टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। थर्ड जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट वो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, हमें जैसे पेयर ऑफ इक्वेशन जो है हम लोग जानते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है, मैं अभी पहले आपको समझा देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले x, y और 1। ठीक है, अब यहाँ पे b से स्टार्ट करना है, हमेशा याद रखिए b से स्टार्ट करना है, b1 b2, उसके बाद साइक्लिक टर्म c1 c2, c के बाद a आएगा क्योंकि यहाँ पे तीन ही टर्म है, a b, तीन ही कोफिशिएंट है a b c, हमें b से स्टार्ट करना है और b पे एंड करना है और साइक्लिक तरीके से करना है। तो b के बाद c का टर्म आया, c के बाद a आएगा। ठीक है, तो a1 a2, a के बाद फिर से b1 b2, हमने बताया कि b से स्टार्ट होगा, b से ओवर होगा। ठीक है, वही काम हुआ, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 फिर से आ गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये एरो जैसे जा रहा है ठीक उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इस तरीके से जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो मैं इसको x से भी इक्वेट, x बाई b1c2 माइनस b2c1 से भी इक्वेट कर सकता हूँ और y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 से भी इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सॉल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। ठीक है, अब क्या है, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब मैंने जैसे बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आप वैसे बना सकते हैं, xy1 b1 b2, तो b1 b2 जो है वो ये हमारा ये हो जाएगा क्योंकि ये b1y है b2y है, तो b1 b2 हो जाएगा 3/5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा टर्म लेना है, b के बाद c तो माइनस 46 माइनस 74, नेक्स्ट है c के बाद a का मतलब हो गया 2 3 और a के बाद फिर से b मतलब 3 5। अब हमने जो बताया था कि आपको क्या करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये से मल्टीप्लाई होगा और इससे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट से। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसे x अपॉन 3 इंटू माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46। ठीक है, इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 46 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 74। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये मिल गया मुझे। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 8, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और y अपॉन इसे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 10 10 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 9, तो 10 माइनस 9 1
इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अगर इसको x बाई 8 इक्वल्स टू 1 करूँ तो x इक्वल्स टू हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। y बाई 10 इक्वल्स टू 1 करूँ तो y इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी x और y का वैल्यू मिल गया, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन मिल गया। तो ये हमारे 3 अलजेब्राइक मेथड थे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ लीनियर इक्वेशन में। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसमें x और y जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता, तो उस इक्वेशन, वैसे इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13 और सेकंड इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। अब ये इक्वेशन है हमारा, मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूं। ये x जो है डिनोमिनेटर में है, ये y जो है डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, 1/x को कुछ मान लेते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने p बोल दिया, 1/y को मैंने q बोल दिया। अब यहाँ पे मैंने ये सारा लेट कर लिया, 1/x को p और 1/y को q। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x को क्या बोला हूँ, p, तो 2 इंटू पी प्लस 3 इंटू क्यू इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगा 5 इंटू पी माइनस 4 इंटू क्यू इक्वल्स टू -2। अब ये हमारा जो इक्वेशन है वो सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या है, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13, 5p माइनस 4q इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, ये एलिमिनेशन मेथड बहुत ही कॉमन है और ये हर जगह यूज होता है क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। सब्स्टिट्यूशन से भी आसान है, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मोस्ट जनरली हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके सारे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज आएगा, सबसे ज़्यादा यूज आने वाला मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो अनलेस अनटिल एग्जाम में पूछा ना जाए, लिख के ना पूछा जाए कि सॉल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब तक ये मेथड यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और इसका ये ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाता है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है एग्ज़ाम में ताकि हमें मार्क्स लॉस करना पड़े, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन में क्या करूं, अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो यहाँ पे 3q है, यहाँ पे 4q है। एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को 1 मान देता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा क्यों करा कि 4 इंटू 3 करूँगा तो 12q, 4 इंटू 3 करूँगा तो 12q, तो ये दोनों 12 हो जाएंगे। अब मैं देखता हूँ इसे क्या होता है, ये 4 2 जा 8p प्लस 12q इक्वल्स टू 13 4 जा 52, 5 3 जा 15p माइनस 12q इक्वल्स टू -6। अगर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड लगाऊं और इस दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो ये दोनों इक्वेशन जो है हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 12q माइनस 12q 0, 8p प्लस 15p 23p, 23p equals to 52 minus 6 46, that means p will come out to be 2। अब ये p के वैल्यू को मैं किसी इक्वेशन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में देख लेता हूँ, 2 इंटू पी, तो 2 इंटू 2 4 हो गया बाई इक्वेशन 1, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू क्यू, क्यू अननोन है हमारा, इक्वल्स टू 13, तो 3 इंटू क्यू इक्वल्स टू 13 माइनस 4 दैट इज 9, तो 3q इक्वल्स टू 9, q इक्वल्स टू 3, तो p और q आ गया। बट हमारा जो क्वेश्चन था वो p और q में नहीं था, हमारा क्वेश्चन x और y में था।
लेकिन ये जो p माना था हमने, ये p जो माना था वो 1/x माना था, तो x हमारा क्या हो जाएगा 1/p, दैट मीन्स कि x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और y का वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/q, दैट इज 1/3। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि p और q तक लाके नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन मिला था वो x और y के टर्म में मिला था, तो हमें x और y को सॉल्व करके लाना है, ना कि p और q को। क्यों? क्योंकि p और q तो हम लोगों ने एज्यूम करा है। आप उसे r और s मान सकते थे, और आप उसको a b c कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा है हमें वहाँ तक लाके टर्मिनेट करना है और एंड करना है। इस तरीके से जो है हमारा ये एक टाइप था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और इसके बाद जो है हमारे वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। और वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, आपको लैंग्वेज से एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस बनाने होंगे, तब जाके अभी जो मैंने पीछे जितना भी डिस्कस किया वो सारा को यूज करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आइदर ग्राफिकली और अलजेब्राइकली। अलजेब्राइकली आपके पास 3 मेथड है। ठीक है, आप उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आप इसे देखें, समझें और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो प्रॉब्लम्स पे बनेंगे और उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट से वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चंस बनते हैं, बस उसमें डिफरेंट क्या है, तो उसमें जो लैंग्वेज दिए होते हैं लैंग्वेज क्वेश्चंस के, उसे डिकोड करना पड़ता है, उसे इक्वेशन बनाना पड़ता है। वो थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें हैबिट नहीं है, या फिर वो कभी क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 9 में वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान में नहीं दिए, या फिर उनके स्कूल में स्किप करवा दिया गया। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और आप खुद से इक्वेशन फॉर्म करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।